जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए, आपके घर परिवार का, खेत खलिहान का, पशु पक्षी का क्या हाल चाल है? सब चीज एकदम बढ़िया है मास्टर जी। खेत खलिहान भी बढ़िया, पशु पक्षी भी बढ़िया, हमारे सब गांव देहात के आदमी मन भी बढ़िया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई भी बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जब हाल समाचार की बातचीत चली गई है तो क्यों ना हम लोग अपनी खेती बाड़ी से के जो हाल समाचार हैं उसको भी देख लें। हाँ मास्टर जी, एकदम सबका से नया नया ताजा ताजा जो समाचार हो इसे के बताओ। तो किसान भाइयों, चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग चला रही है सामूहिक बीमा योजना। आत्मा द्वारा चलाई जा रही कृषक पाठशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। मछली पालकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है सामूहिक बीमा योजना। इस योजना के तहत वैसे सभी सक्रिय मछुआरे लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या स्वावलंबी समिति के सदस्य हों। वैसे मछुआरे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलंबी समिति के सदस्य हों या जिला, प्रमंडल या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से संबंध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक या मत्स्य मित्र हों, मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना द्वारा बीमित व्यक्ति के स्थायी एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 50,000 और मृत्यु की स्थिति में आश्रित को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इनकी संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला में 25 किसानों का चयन करके किसान के खेत में ही प्रायोगिक तौर पर कृषि शिक्षा दी जाती है। राज्य के बहुत सारे किसान इस पाठशाला द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। किसी भी फसल को लगाकर ज्यादा पैदावार लेने के लिए हाइब्रिड किस्में आज ज्यादा चलन में है। वर्तमान समय में सब्जी की खेती करने वाले किसान सब्जियों की हाइब्रिड किस्में लगाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि टमाटर, बैंगन और मिर्च की हाइब्रिड किस्में कौन कौन सी हैं और कैसे इन्हें लगाया जाए। उन्नत प्रभेदों के हाइब्रिड बीजों की बुआई कर आज किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सब्जी उत्पादक टमाटर के लिए रोहित, अविनाश और TO17 और बैंगन के लिए घनश्याम, कृष्णा, ग्रीन स्टार और ब्लू स्टार, साथ ही मिर्च के लिए VNR 305 और फ्लेम नामक हाइब्रिड बीज लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। टमाटर की अगर खेती करना चाह रहे हैं और हाइब्रिड टमाटर की खेती करना चाह रहे हो तो हाइब्रिड कुछ रोहित, अविनाश, TO017 ये किस्में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। अगर बैगन की किस्म हाइब्रिड करना चाहते हो तो बैगन की जो किस्में हैं वो हैं घनश्याम, कृष्णा, ग्रीन स्टार, ब्लू स्टार, ये अच्छी किस्में हैं जिनका हमारे किसान भाई आसानी से खेती करके इससे अधिक आमदनी ले सकते हैं। मिर्च की अगर खेती करना चाहते हो तो मिर्च की हाइब्रिड किस्मों में VNR 305 और मिर्च की एक अन्य किस्म है जिसका नाम है फ्लेम, ये हाइब्रिड अच्छी किस्में हैं जिसकी भरपूर उपज प्राप्त होती है। राज्य में कम बारिश की वजह से बहुत सारे किसानों ने विलंब से बुआई की है। विलंब से बुआई करने की स्थिति में किसान क्या सावधानी बरतें जिससे फसल को और कोई नुकसान ना हो और पैदावार अच्छी हो, इस बात की जानकारी दे रहे हैं बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ। जहाँ भी ऊपरी खेतों में पानी एकत्रित हो, उस पानी को उन खेतों पे नाली बना के ले आवें ताकि जो है धान अधिक दिनों तक जिंदा रहे। अगर बगल में कोई जल स्रोत हो तो सिंचाई के लिए हमेशा जल स्रोत जीवन रक्षक सिंचाई का ही उपयोग करेंगे और खरपतवार का
समय से निकोनी करते। इससे क्या होगी कि जल की भी बचत होगी और कीट व्याधि का भी आक्रमण नहीं के बराबर होगा, और पोषक तत्व जिसकी मात्रा आपने कम कर दी है उसका भी नुकसान नहीं होगा। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया सकता है। विभिन्न प्रकार के खादों में बर्मी कंपोस्ट एक बेहतर खाद माना जाता है। आज इसका प्रयोग किसान खेतों में बहुतायत कर रहे हैं। बर्मी कंपोस्ट उत्पादन को सरल बनाने के लिए किसान इस प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्के बेड बनवाने की तुलना में यह काफी सस्ता होता है। हल्के होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। इन्होंने अपनी खेती बाड़ी के दम पर अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव का भी नाम रोशन किया है। ये सभी प्रकार की फसलों को उपजाने में एक समान पकड़ रखते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों को महत्व देना इनकी खासियत है। मैं 7-8 साल से खेती कर रहा हूँ। बैगन की खेती ही करता हूँ और बैगन की खेती में मेरा बहुत अच्छा ही इनकम होता है। उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे बाल बुतरू को बाल बच्चा को अच्छा स्कूल में भी भेज रहा हूँ। सभी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कोई इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं। और इससे मेरा भी कुछ खेती बाड़ी से बहुत गाड़ी घोड़ा का भी स्कीम सोचे हुए हैं। टेम्पो अभी चल रहा है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डाल लेते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में फिलहाल कमी की संभावना नहीं बन रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में बढ़ोतरी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7300 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9600 रुपए। आलू न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए। और प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम कर बाद सब देखो मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मास्टर जी अब तो हमर जे जानकारी मैंने अब हमने जानकारी दे दी, समाचार बता दिया, अब आपकी बारी है। हाँ, तो जो जानकारी हमके चाहिए से कर बारे में पूछ लो थी। एकदम जरूर जरूर जरूर। ऐसा ना मास्टर जी के आजकल जाने देखो तने टीकाकरण कर बड़ा अथी है, खासकर छुआ मन के देखभाल ले कहे ना कि हमेशा बीमारी से बचाए के तो टीका लगाओ, और हमरे घर जो पशुधन है सेकर ले भी कुछ टीका मन हो। एकदम एकदम जरूर होता है और इसका बहुत महत्व है। तो आजकल नहीं उकरे बारे में तो बढ़िया से जानकारी मिल जाएगी, हमरे अपन पशुधन का देखभाल करो। बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों, अगर आप व्यावसायिक रूप से खास करके पशुपालन करते हैं तो इसमें तो टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कौन कौन सी बीमारियों के लिए टीकाकरण चाहिए और क्या आपको करना चाहिए टीकाकरण कराने के लिए, चलिए इसके बारे में हासिल करते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद चौधरी जी से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई आप सब काफ़ी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर पशुपालन का कार्य भी करते हैं, और जहाँ तक पशुपालन की बात है तो इस समय यानी बरसात के अंत और जाड़े की शुरुआत का जो समय होता है, उस समय पशुओं में खान पान की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी किस प्रकार देखभाल की जानी चाहिए, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं हजारीबाग ज़िला पशुपालन कार्यालय, और हमारे साथ हैं ज़िला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब। तो सिंह साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सिंह साहब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम है, ये बरसात का अंत और जाड़े की शुरुआत, तो इस समय पशुओं की देखभाल विशेष रूप से खान पान पे क्या ध्यान देना चाहिए? पहली बात है इसके रख रखाव का ध्यान। तो पशुपालक भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि बरसात के मौसम में प्राय ऐसा देखा जाता है कि आपके जो गुहाल घर हैं वो सही नहीं रहते हैं, अतः गुहाल घर की मरम्मती आप ज़रूर करा लें ताकि पशु बरसात के पानी से भीगे नहीं। ऐसा देखा जाता है कि पशु जो हैं हमारे मूक प्राणी हैं, वो बोल नहीं सकते हैं कि मैं भीग रहा हूँ, चाहे हमें तुम अच्छा जगह शेल्टर दो, अतः आप उस पर ध्यान दें। होता क्या है कि जब बरसात का पानी आएगा तो ज़मीन भीग जाएगी और हमारे उस पर बैठेंगे तो उनमें तरह तरह की बीमारियां, जिसमें बाह्य परजीवी है, बहुत से उसको ही होते हैं, कभी कभी घाव भी हो जाता है और जानवर ठीक से खान पान भी नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको रहने का शेल्टर जरूर दें। दूसरी बात है आप उसमें कीटनाशक जैसे फिनाइल हुआ, डिटॉल हुआ, इसका छिड़काव जरूर करें और उसको अच्छे से सफाई सुथरा करके ही रखें। जहाँ तक रख रखाव की बात है तो आप कोई ना कोई बर्तन में उसको खाना खिलाते हैं, उस बर्तन को प्रतिदिन स्वच्छ पानी से ज़रूर धोएं। प्राय ऐसा देखा जाता है कि पशुपालक भाई नई जानकारी रहने के चलते 2-4 सप्ताह के या महीनों में 1 या 2 बार ही उस बर्तन को साफ़ करते हैं। तो होता क्या है कि जो भी आप चारा देते हैं सब में कुछ न कुछ गंदगी होता है जो नीचे जाकर बैठ जाता है और भूख लगने पर जानवर उसको भी खा जाते हैं। अतः पशुपालक भाइयों जो उस बर्तन में आप उसको खाना देते हैं उसको डेली प्रतिदिन स्वच्छ पानी से ज़रूर धोएँ। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि जिन बर्तन में पशुओं को चारा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसकी साफ सफाई बेहतर ढंग से होनी चाहिए। इसके अलावा और खान पान में किन बातों पर ध्यान रखें? तो हमारे किसान भाई ये जरूर जान लें कि अगर जिस तरह से स्वच्छ पानी आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, पशुओं के लिए भी उसकी आवश्यकता उतनी ही है, और तो पशुओं को भी आप स्वच्छ पानी जरूर पिलाएं। ऐसा नहीं कि आपने गड्ढे में गया वहाँ से पानी निकाल के अपने जानवरों को पिला दिया तो उससे तरह तरह की बीमारियाँ उन जानवरों को होगी और आपकी परेशानी बढ़ेगी। जहाँ तक आहार की बात है तो आहार 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोडक्शन राशन जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन राशन, और एक मेंटेनेंस राशन, माने उसको जीवन यापन करने के लिए खाना जो हम लोग देते हैं। तो जानवर 2 तरह के होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि हमारे पशुपालक भाइयों के यहाँ गायें भी रहती हैं और बैल भी रहता है। तो जो गाय हमारी दूध देती है उसको दूध देने वाले और जो बिस्कुई है उसके खाने में हमारे पशुपालक भाइयों को जरूर अंतर रखना चाहिए। मगर देखा जाता है हमारे पशुपालक भाइयों के यहाँ कि वो दोनों जानवरों के लिए एक ही तरह का खाना उपलब्ध कराते हैं। अतः होता क्या है कि उनको सही मात्रा में दूध का उत्पादन नहीं मिल पाता है और पशुपालक भाइयों को उससे हानि होती है। अतः पशुपालक भाई से मेरा अनुरोध है 2 लीटर दूध का अगर उत्पादन होता है तो उसमें 1 किलो मिश्रण जिसको हम कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, दाना जिसमें दाना चोकर खल्ली होता है, उसकी मात्रा आप ज़रूर दें।
जहाँ तक पुआल की बात है तो पुआल आप कोशिश करें कि सूखा पुआल दें। ऐसा नहीं कि बारिश से पूरा भींगा हुआ है और उसको आप काट के खिला देते हैं, तो उससे भी उसको जो पाचन क्रिया है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी और फर्मेंटेशन होने के चलते उसमें बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं और हमारे पशुपालक भाइयों को उससे हानि होती है। जहाँ तक हमारे झारखंड में देखा जाता है कि यहाँ हरे चारे की काफ़ी कमी है, अतः पशुपालक भाई आप अपने पशुओं को लवण मिश्रण का खाना प्रतिदिन अपने खाने में ज़रूर दें। उसको लवण मिश्रण देने से आपको जानवरों की उत्पादक क्षमता और उसकी प्रजनन क्षमता काफ़ी अच्छे तरीके से बनी रहेगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, आपकी शिकायत ऐसी नहीं आएगी कि हमारी जानवर जो हमारे जो गाय हैं वो लोग गाभिन नहीं हो रही हैं, हम उनकी उत्पादक क्षमता घट गई है, उनको पाई का बीमारी हो गया, कभी उनको अपच की बीमारी हो गई, कभी उनको पतला पखाना होने लगा। अतः आप अपने खाने के साथ साथ लवण मिश्रण का उपयोग ज़रूर करें। जहाँ तक हरे चारे की बात है, बहुत से हमारे पशुपालक भाई हैं जिनके पास खेती है, वो हरे चारे का भी उत्पादन अवश्य करें, जिसमें देखा जाता है कि बरसीम है, बाजरा है, ज्वार है, नेपियर है, हाथी घास है, इनको आप लगाएं और हर एक सीज़न में जो घास आपके यहाँ उपयुक्त मात्रा में जिसका उत्पादन हो उसकी कटिंग कर अपने कम से कम दुधारू जानवरों को ज़रूर खिलावें और आप पाएंगे कि आपने अगर जिन जानवरों को हरा चारा खिलाया है और जिसको आपने हरा चारा नहीं दिया है उनकी उत्पादक क्षमता में काफ़ी आप अंतर पाएंगे, तो उसको भी आप ज़रूर दें। जहाँ तक बाज़ार में अभी बहुत सी कंपनियाँ खाद्य पदार्थ बनाती हैं, मगर वो काफ़ी हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़ा महंगा तो ज़रूर होता है, मगर उसमें सारे अवयव पूर्ण रहते हैं। मगर जो छोटी मोटी कंपनी जो दुकानें हैं उससे आप नहीं लें, जो सर्टिफाइड गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया है, प्रमाणित किया गया है, उसी दुकान से आप लें। जैसे गोदरेज का आता है, सुधा का आता है, इन लोगों का जो है फीड है, कैटल फीड है, ज़्यादा लाभदायक होगा। और डॉक्टर साहब, इससे पहले आपने जो बताया कि पीने का पानी विशेष ध्यान देना चाहिए, साथ ही हरे चारे की बात कही, तो जहाँ तक पशुओं को पानी पिलाने की बात है तो उसके लिए क्या व्यवस्था करना चाहिए? पानी के लिए व्यवस्था जहाँ तक बात है, आपने अगर बड़े पैमाने पर अपना पोल्ट्री डेयरी फार्म खोला है या कोई भी रखा है तो वहाँ आप बहुत जगह देखा जाता है कि लोग अब ऑटोमेटिक माने स्वचालित पानी पीने की व्यवस्था करते हैं। एक जगह से उन्होंने मोटर स्टार्ट किया और सारे बर्तन में पानी की मात्रा सुचारू रूप से चली जाती है और हमारे सारे जानवर पूर्ण रूपेण से पानी पी लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर जानवरों को पूर्ण मात्रा में सही मात्रा में पानी अगर पीने की नहीं मिलता है तो उन्हें काफ़ी परेशानी होगी और उनकी जो पाचन क्रिया है सही तरीके से नहीं होती है। स्वच्छ पानी की जहाँ तक बात है, हमारे किसान भाई जो हमारे पशुपालक भाई जो गाँव में रहते हैं उनके यहाँ स्वचालित पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, मगर उनको ध्यान देना है कि ऐसे कुएं से पानी नहीं लें जिसका उपयोग इंसान अपने पीने के लिए नहीं करता है। सबसे उचित यही होगा, अगर चापाकल है उस चापाकल का पानी उपयोग करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। और सुबह शाम जानवरों को जरूर पानी अब अपने आप से पिलाएं। ऐसा नहीं कि आपने किसी को कह दिया कि भाई तुम पिला दो और उसने नहीं पिलाया। अगर जानवर सही ढंग से पानी नहीं पिएंगे तो ढंग से वो खाना भी नहीं खाएंगे और उनकी उत्पादक क्षमता भी सही तरीके से आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब कि पशुओं में चारे और भोजन के साथ साथ स्वच्छ पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने पशुओं में भोजन और पानी किस प्रकार उनको दिया जाना चाहिए इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पशुपालक भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार इस मौसम में पशुओं में चारे और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप इन सब बातों पर पूरा ध्यान देंगे और अब कार्यक्रम से विदा दें। जोहार। जोहार। तो मास्टर जी, ये तो बड़ा बढ़िया जानकारी रहे कि अगर जानवर मन के हमारे के पशुधन के बीमारी से बचाए के तो टीका लगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय से पहले अगर उपाय कर लिया जाए तो बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। हाँ, तो एक तो और बात एकरे लगले बता दो कि अगर हमरे इस मौसम जब बेरा बदलत रहेला सिबरा उनका खान पान या तनी देखभाल में तनी सावधानी बरत लो तो एकदम बीमारी से बचा। यानी आप इस बार पशुओं के बारे में ही विशेष रूप से सारी जानकारियाँ चाहते हैं। इतना बढ़िया से बता थी तो हमको बुझाला कि पूरा काले नहीं सीखिए लेवल जाए। बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाइयों, ये तो बहुत सही सवाल है। जो बदलता मौसम है इसमें न सिर्फ खुद का ध्यान रखना चाहिए, अपने पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए।
और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उसका असर आपके पशुओं पर न पड़े और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और इससे जानकारी दे रहे हैं इसकी हमें डॉक्टर विजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मत्स्य बीज संचयन के बाद मछली की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक हजारीबाग जिले के श्रीमती मंजू श्री तिर्की जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम, जैसा कि हमने विषय चुना है कि मत्स्य बीज का संचयन के बाद मछली की देखभाल, तो इस सबसे पहला देखभाल क्या आता है? देखिए, मत्स्य बीज संचयन के बाद मछली की देखभाल होना अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मछली का अगर अच्छा उत्पादन किसान भाई चाहते हैं तो उसके लिए मछली को जो है वो पूरक आहार वगैरह अगर दें तो मछली का उत्पादन बहुत ही अच्छा तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए संचयन के बाद, जैसे संचयन के उपरांत प्रति माह 2000 किलोग्राम कच्चा गोबर, 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसको मिला करके प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर की दर से इसका देना चाहिए। ये रासायनिक खाद ये देना चाहिए, ठीक है। ये प्राकृतिक खाद हो गया। तो प्राकृतिक खाद देने से क्या होता है कि मछली का जो खाना, जो उसका जो जंतु प्लवक या वनस्पति प्लवक जो मछली खाती है वो तालाब में अपने आप उसमें तैयार होता है, तो वो मछली का एक भोजन हो जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरक भी आते हैं, तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग गोबर के प्रयोग के 10 से 15 दिन के बाद किया जाना चाहिए। अगर गोबर का प्रयोग ज़्यादा हो जाता है, तालाब में से दुर्गंध वगैरह आता है, तो उसमें 100 किलोग्राम भखरा चूना का प्रयोग उसको करना चाहिए। उसका जो पीएच है तालाब का, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो वो मछलियों के लिए नुकसानदेह होता है, उसमें बीमारी वगैरह मछलियों को हो सकता है। और उसके बाद है कि कृत्रिम आहार, तो मछलियों का कृत्रिम आहार जो है वो है जैसे सरसों का खल्ली हुआ। मछलियों को भी जैसे और जानवर वगैरह है, पशु वगैरह है, उनको जैसे प्रोटीन और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मछली को भी इसी तरह का आहार का ज़रूरत होता है। तो कृत्रिम आहार के रूप में मछलियों को सरसों का खली, मूंगफली की खली, बादाम की खली वगैरह उसको चावल के कुंडे या के साथ बराबर मात्रा में मिला करके उसको देना होता है। तो वो उसका दर इस तरह से होता है कि जैसे अगर आप 1 हेक्टेयर का तालाब है और उसमें 3 से 5 इंच का जीरा अगर 5000 या 6000 उसमें संचयन किए हैं, या फिर 1 से 2 इंच का जीरा जो है जो 10,000 से 12,000 उसमें संचयन किए हैं, तो 1 हेक्टेयर के तालाब के लिए आपको प्रत्येक सप्ताह संचयन के प्रत्येक सप्ताह मछली को कम से कम 2 kg पूरक आहार सुबह शाम उसको दिया जाना चाहिए 1 माह तक। उसके बाद आप उसका मात्रा बढ़ा देते हैं। तीसरे माह से आपको 4 kg, फिर चौथे, 5वें, 6ठे माह से आपको 7-8 kg मछली का पूरक आहार उसको दिया जाना चाहिए। इससे उसका वृद्धि अच्छा होगा और मछली जल्दी बढ़ेगी। इसके अलावा और कौन सा उपाय करना चाहिए? इसके अलावा आपको जैसे कि मछली का वृद्धि जल्दी हो, उसका पैदावार अच्छा हो, इसके लिए समय समय पर महीने में एक बार जाल चलाते रहना चाहिए। जाल चलाने से होता है कि मछली का जो एक्सरसाइज होता है, उसका मतलब मछलियाँ खेलती है तो उसका जो वृद्धि है वो ज़्यादा अच्छा तरीके से उसमें होता है। तो जाल चला करके और समय समय पर जो अगर किसी तरह का उसमें मतलब गंदगी वगैरह है तो उसको साफ़ सफाई हमेशा करते रहना चाहिए। अभी आपने बताया कि मछली बढ़ रही है या उसका एक्सरसाइज होना चाहिए समय समय पर तालाब में जाल चलाने के उपरांत। अब ये बताइए कि जाल तो ठीक है हमारे किसान भाई चला लिए, इसके बाद कैसे वो जानेंगे कि हमारे मछली बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, उसका वृद्धि अच्छा हो रहा है? हाँ, तो उसके लिए है कि 3-4 महीने में एक बार जाल चला करके मछलियों का जो साइज है वो चेक करते रहना चाहिए कि हमारी मछलियाँ अच्छी बढ़ रही हैं कि नहीं, कि उसको और भी पूरक आहार का ज़रूरत है। तो वो अगर चेक कर लेंगे तो वो पूरक आहार का मात्रा वो अपने निश्चित कर सकते हैं उसमें कि हमको और कितना उसमें खाना देना है या फिर क्या देना है, इस तरह से। मछलियों को और कोई इसके अलावा कोई पूरक आहार जो हमारे किसान भाई देके ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि कर सके? अभी तो देखिए कंपनी फीड भी आने लगा है। पहले तो सरसों का खली जो लोकल मार्केट में उपलब्ध होता था वही किसान देते थे, लेकिन अभी है कि कंपनी फीड वगैरह भी आने लगा है। 20 कंपनी का फीड हुआ, IB ग्रुप का कुछ फिश फीड वगैरह भी आने लगा है, तो भी किसान वगैरह देते हैं, तो उससे भी उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। फिर एक है हैदराबाद से फिशमीन करके आता है, उसमें जो मछली का जो
टुकड़ा वगैरह रहता है या कुछ अंश रहता है, वो भी अगर देने से, लेकिन अभी ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो अगर हैदराबाद वगैरह से मंगाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा पूरक आहार होता है मछली के लिए। जी। और हमारे जो मछली पालन भाई किसान भाई हैं, वो और मछली का ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो और क्या उपाय कर सकते हैं, या खासकर तक अगर आप जो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे तालाबों में मछली पालन किए हुए हैं, उनके लिए क्या उपाय बताएंगी, और खासकर तक घरेलू उपाय क्या होना चाहिए? घरेलू उपाय तो देखिए यही है कि जैसे कि किसान जैसे गाय वगैरह पालते हैं तो उसका गोबर जो है वो एक तरह का, या मुर्गी का लाही वगैरह हुआ, तो वो एक प्राकृतिक खाद है, तो उसका उपयोग किसान कर सकते हैं। अगर सस्ते दर पर मछली का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं तो उसका प्रयोग वो तालाब में कर सकते हैं। सबसे सस्ता उपाय है मछली का खाना तैयार करने के लिए तालाब में। तो ये सब दे सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मुर्गी की लाही वगैरह, तो ये मछलियाँ सीधे तौर पर उसको खाती हैं? नहीं, सीधे तौर पे नहीं खाते। जैसे मुर्गी का लाही है, गोबर वगैरह जाता है, तो वो तालाब में एक प्राकृतिक उत्प्लवक, जो प्लवक बोलते हैं, ठीक है, वो तैयार करता है। जंतु प्लवक या ये वनस्पति प्लवक तैयार करता है, उसे मछलियाँ खाती हैं और वो उसका मतलब खाना होता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होता है। मैडम, और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मछली तो छोड़ दी है हमारे किसान भाई, तालाब में वृद्धि भी हो रही है, और इसके अलावा बहुत सारा देखा जाता है कि मछलियों में कभी कभी मछली ऊपर निकलकर मुंह ऐसे ऐसे कर रही है, मुंह फाड़ रही है, वो क्या समस्या आता है? मछली 2 महीने में ऐसा करती है। एक तो बारिश का समय, जब मौसम थोड़ा सा आर्द्र रहता है या फिर बादल छाए हुए रहते हैं, तो उसमें वो मुंह ऊपर देना का मतलब होता है कि उसमें पानी में ऑक्सीजन का कमी है। तो ऑक्सीजन का कमी सुधारने के लिए उसमें चूना का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चूना का प्रयोग करने से वो पानी थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है और स्थिति थोड़ा उसका सुधर जाता है, उसको ऑक्सीजन का उसमें ये होने लगता है, संचार होने लगता है। तो चूना का प्रयोग कर सकते हैं या पोटेशियम का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब पानी में मछलियों को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। हाँ, और इसका क्या उपाय है उसको, मछलियों को ऑक्सीजन देने के लिए? ऑक्सीजन देने के लिए यही उपाय है कि अगर उस तरह से ये हो रहा है तो एक बार किसान जाल चला सकते हैं। जाल वगैरह चलाने से उसमें पानी का जब मूवमेंट होता है तो उसमें ऑक्सीजन का संचार होता है, तो उससे फ़ायदा होता है मछलियों को। तो देखा किसान भाइयों, मछलियों का सही बढ़वार का कारण, आप जब मछलियों को एक सर्टेन समय पर निकाल के बेचते रहेंगे तो उनका जो छोटी मछलियां हैं उनका बढ़वार भी सही होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमाएंगे। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो मास्टर जी, हमके तो बुझाला कि आज पशुधन से जुड़ल बहुत बढ़िया और बहुत ढेर जानकारी हमरे के आज मिल गेला। अब कुछ खेती बाड़ी के बारे में बात हो जाए। ऐसा करो थी कि हमरे फिर जब मिलब तब कर लो, कहले कि आजकल बेरा तो सिरात है। अरे बाप रे, देखिए ना किसान भाइयों, आपसे बातचीत करते करते तो समय का बिल्कुल पता भी नहीं चलता और हमारा कार्यक्रम लगता है कि और लंबा होता, हम और बातें करते, लेकिन हमें समय अनुमति नहीं दे रहा है। तो अब पर्वतिया जी, अपने किसान भाइयों से हम पत्र लिखने के लिए अनुरोध कर लें। एकदम मास्टर जी, उमन के कहे कि बहुत जरूरी है कि रौरे अपन बात, अपन समस्या, अपन सुझाव जे भी रौरे लिखे खोजिला हमरे के जरूर लिखू। काले के कार्यक्रम रौरे कर है तो रौरे कर बात यहाँ तक पहुँचे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001 है ना? हाँ एकदम। और यह पता पर एकदम लिखू अपन बात, ताकि हमरे रौर बात के जाने पारब, समझे पारब और अपन कार्यक्रम को बढ़िया से बढ़िया बनाए पारब। लेकिन आज हमें यहीं पर दीजिए अनुमति। नए अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। जोहार।